लोगों के लिए। हाँ भैया डाउट बताओ फिर। चैप्टर खत्म हो गया था कल अपना। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल। फाइनल की रिजल्ट की डेट तो आ गई, 15 या 16 फाइनल की है। तुम्हारी क्यों नहीं आई फिर? पहले साथ में था तो रिजल्ट दोनों का। अच्छा पेपर लेट में है तुम लोगों के। कौन गया था टेक्नीशियन को बुलाने? वहीं बस गया जाकर। इतनी स्पीड रखो फिर। एनपीयू के अलावा किसी और टॉपिक में कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन क्लास, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके है। बिजनेस पॉलिसी के अलावा किसी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 एनपीओ का। यहाँ पे भी सबकी यही दो डाउट है। कॉर्पोरेटिव लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का रोल क्या था? 6 रोल लिखे हुए थे बुक में। उसके बाद फंक्शनल लेवल का, बिजनेस लेवल का तो एक ही रोल लिखा था। फंक्शनल लेवल का रोल क्या था? किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड है, स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड है, खाली अपने खुद के डिपार्टमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, ना तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मेंस के लिए। सिर्फ एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या रोल है और क्या रोल नहीं है, ये दोनों बता रखे हैं। ये लिखिए बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ बिजनेस, द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। बिजनेस पॉलिसी में होता क्या है? बिजनेस पॉलिसी अपने आप में एक स्टडी है। किस चीज की? जो तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट फंक्शंस कर रहा है, उन फंक्शंस की एक स्टडी है। हम बोलते हैं ना बेसिकली रिसर्च करना, स्टडी करना, ये एक तरीके से एक स्टडी या रिसर्च है। किसके? आपके सीनियर मैनेजमेंट के फंक्शंस की। उनके फंक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी, जो अफेक्ट कर सकता है टोटल एंटरप्राइज को। क्योंकि हम सबको पता है कॉर्पोरेट लेवल का जो फंक्शन होता है वही ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो इन्होंने बोला ये स्टडी किसकी है? ये स्टडी है हर एक फंक्शन की और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। प्लस जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो अफेक्ट करने वाली है उनके काम को। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकती है? प्रॉब्लम इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों से रिलेटेड हो सकती है। और उन डिसीजंस की भी स्टडी है
जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टडी कितनी चीजों की हो गई, स्टडी हो गई फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, स्टडी हो गई उन प्रॉब्लम्स की जो उनके काम को इफेक्ट कर रहा है, और स्टडी हो गई उन डिसीजंस की जो डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में काम करने वाला है। क्लियर है? प्रॉब्लम एक सॉल्व तो दूसरी चालू हो गई। या तो एक जना आगे शिफ्ट हो जाओ, सीट साफ नहीं है तो, और अगर खुद ही साफ करना चाहते हो तो ऐसे शिफ्ट हो जाओ। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, बस बैक से साफ मत करना। डेफिनेशन क्लियर है सबको? तो स्टडी किस किस चीज की है बेसिकली है, इट इज स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स जो अफेक्ट कर सकती है उनकी सक्सेस को, और डिसीजंस की जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। डन। अगला पॉइंट इसके अंदर हम लोगों को जो दे रखा था, जो तुम लोगों का डाउट है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अपना बनाया हुआ आंसर है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरीके से रेलेवेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव बनाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करवा रहा है, प्रमोट करता है वेलफेयर को और इन सब चीजों को। ये बेसिकली एक ऐसा आंसर है जो इन्होंने खुद से कुक कर रखा है, बुक में नहीं है। कि फर्स्ट लुक में बच्चा इंपॉर्टेंस ही लिखेगा। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 डाउट में आया था इसके बाद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्रॉब्लम? जो कंटेंट पढ़कर आए हो पूरा इस टॉपिक का, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, एजुकेशनल मेडिकल वाला, वो पूरा कुछ काम का तो नहीं लगा ना पढ़ने के बाद? वहां पे वापस ड्रिप हो गई। एक ही ड्रिप हुई है, दोनों ड्रिप हुई है? सुबह से एक ही हो रही है, लोड नहीं उठा पा रहा होगा या तो। खैर अब क्या कर सकते हैं, 20-40 मिनट की क्लास और है, चलो। उसके बाद देखो हमने अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा हुआ है व्हाट विल यू एडवाइस टू हिम। पहले तो पॉइंट सिंपल से लिखा हुआ, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग्स एज दे कम। इसका मतलब जो हो रहा है वो होने दो वाली सिचुएशन किसी भी कंपनी में नहीं होनी। आपको हर सिचुएशन के लिए प्रॉपर प्लान करना जरूरी है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग्स एज दे, हम लोग कई बार बोलते हैं ना जो हो रहा है होने दो, फ्लो विद द विंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी के केस में। आपको बहुत ही ध्यान से स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के चीजों को करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, सबको प्लानिंग की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो एफिशिएंटली, वही डायलॉग आ गया वापस, कुछ याद आ रहा हो तो कल के क्लास में डिस्कस किया था, और ये वाला पूरा पैराग्राफ भी वहीं से उठकर आया है। क्लियर? इसके बाद में मयंक को क्या करना चाहिए? अब मयंक को ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी फंड्स पे डिपेंडेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या डोनेशन से हो। और इस तरफ देखा जाए तो उसको स्टडी फ्लो ऑफ इनफ्लो ऑफ फंड्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना भी। सिर्फ पैसा आना जरूरी नहीं है, पैसे का क्या यूज कर रहे हो वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर तुमने पैसे को अच्छे से यूज या इन्वेस्ट नहीं किया, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो इट इज कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी। तो वो प्लान कर सकता है कि कैसे फंड्स को उसे मेंटेन करना है और किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना है। क्वेश्चन में फंड्स के बारे में ही था क्या मेजर? हाँ जी, डोनेशन और ग्रांट्स। तो इसने सोचा जो हो रहा है सो होने दो, और जो फंड्स अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पर ही वो अपने काम का लेवल चेंज
मतलब उसने सोचा किसी टाइम फंड ज्यादा आ गया तो वी विल डू मोर बिजनेस, फंड्स कम आए तो वी विल डू लेस बिजनेस, पर उसने ये नहीं सोचा फंड ज्यादा आया तो उसे सेव करके रखो या यूटिलाइज करो। तो उसको इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझाना जरूरी है। समझ में आ गई बात? और किसी को कोई और डाउट? चैप्टर खत्म तुम्हारी तरफ से? पक्का करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कोई बात नहीं, आंसर याद हो रहे हैं ना? बस क्वेश्चन भी धीरे धीरे, वो एक ही बात है, धीरे धीरे याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर स्टार्टिंग में क्विक 5 मिनट्स में किसका एक टेस्ट रखेंगे, चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, पूरा टेस्ट चैप्टर का। इंडिविजुअल टेस्ट तो हो गया ना, क्योंकि हाँ कल। अभी ब्रेक मतलब अभी चैप्टर 2। चलो भाई चैप्टर 2 ओपन करो। फ्रेम होगा, धीरे धीरे होगा। आंसर्स को लिखकर भी देखा करो। जब कोई आंसर लर्न करते हो ना, तो रेंडमली किसी एक आधे आंसर को हमेशा लिखकर देखा करो। कि कभी कभी कहता हमारे मन में पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू फ्रेम इट और पुट इट डाउन ऑन द पेन। हमारे साथ ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने बातों को या अपनी भावनाओं को ना वर्ड्स नहीं दे पाते हैं और हम शीट पे नहीं लिख पाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो चैप्टर में से एक या दो आंसर्स को नोट डाउन या राइट डाउन करने की, कि किस तरीके से उसको तुम फ्रेम करने वाले हो। हर सब्जेक्ट में ये चीज किया करो। इवन अगर प्रैक्टिकल के अंदर भी तुम लोग प्रॉपर फॉर्मेट्स बना बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो पेपर में तुम्हें फॉर्मेट याद भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा कैसे। कोई ना कोई गलती पक्का करोगे। कई बार तो बच्चे जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो बनाना भूल जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से बिकॉज प्रैक्टिस ही नहीं थी बनाने की। क्योंकि आज तक जनरल एंट्रीज हम सीधे सीधे लिखते आ रहे थे ना कॉपी में, कभी हमने इतनी मेहनत ही नहीं करी, या फिर करी होगी तो इतनी सी कर दी होगी। ऐसे डेबिट बनाया, ऐसे क्रेडिट बनाया, डेट के लिए मेहनत नहीं करी थी। और साइड में फिर लेजर फोलियो कहाँ से आ जाएगा, पतली सी लाइन थी वो तो। इसके आगे जब अमाउंट लिखना ही याद नहीं आता था, तो वो तो थ्योरी है जिसका हर क्वेश्चन तुमने लिख लिख के किया था। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। ये सब चीजें काउंट होती है पेपर में। आधा आधा नंबर सबका उड़ता है। इतने नंबर तो सही लिखने के नहीं मिलते होंगे जितने गलत करने के करते हैं। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, ये बेसिक प्रॉब्लम है। लेजर के अंदर बच्चे लिटरली इतना कर देते हैं, दे फॉरगेट कि लेजर में भी डेट आती है दोनों साइड पे, फिर पर्टिकुलर्स आता है और फिर अमाउंट बनता है। हाँ, जर्नल फोलियो भी आता है, देखा? ये चीज तो मुझे भी याद नहीं थी। हालांकि मेरे को तो चलो प्रैक्टिकल्स करे हुए जमाने हो गए, हम तो थ्योरी के टीचर है। चलो भाई आगे की पढ़ाई कर लेते हैं फिर हम लोग। तब तक हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। 8 में से एक चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55 लेक्चर्स में हमारी एसएम फिनिश हो जाती है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हमारी ईआईएस में ही लगते हैं। सो देख लेना रिजल्ट कब तक आएगा और कब तक में सिलेबस अपना खत्म होगा, तो उस हिसाब से पढ़ाई भी करते चलेंगे। चैप्टर का नाम है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है पूरे एसएम का। ये इकलौता ऐसा चैप्टर जो तुम्हें 70 पेज का मिल रहा है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी चैप्टर 35 या 40 पेजेस को क्रॉस करता हुआ नहीं मिलेगा, अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नोट्स में इतने पेज का नहीं होगा, मत टेंशन ले। बुक में ज्यादा है तो नोट्स में कैसे बच जाएगा? क्लियर है ये बात? इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन या तो एक आएगा या तो दो आएंगे। जैसे हमने पहले दिन ही बात कर ली थी कि हमारे पास क्योंकि 9 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में, 5-5 नंबर में एक क्वेश्चन है। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो लगता ही लगता है, पर किसी एक चैप्टर की किस्मत अच्छी होती है, उसमें से 2 लग जाते हैं। और जरूरी नहीं है जो सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है उसी में से 2 आए।
आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, बाकी सब तुम्हारी किस्मत है। पेपर तो कई बार ऐसा भी आया कि पूरा पेपर डायरेक्ट है, मतलब 9 क्वेश्चन एक शीट पर आ गए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। व्हाट इज दिस, इसे क्या कहते हैं, इसके बेनिफिट्स बताइए, इसके फायदे बताइए। लिटरली मतलब एक ऐसे आता है पेपर, पिन पेज टाइप में होते हैं, EIS फिर एक पिन पेज, फिर एक शीट पे SM, दोनों की आंसर शीट्स लेकिन अलग आती है, इस बात का ध्यान रखना। और आंसर शीट पे लिखा होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और EIS, तो EIS पे EIS के आंसर लिखने हैं, SM पे SM के आंसर। अगर गलती से भी गलत शीट पे आंसर लिख दिया तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिकॉज दोनों कॉपीज अलग अलग टीचर्स के पास चेक होने जाती हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चे ने आंसर कितना परफेक्ट लिखा है, पर वो उनके मतलब के काम नहीं है, क्योंकि उसमें EIS नहीं SM के आंसर लिखे हुए हैं। इसलिए जब भी अपनी आंसर शीट पे आंसर लिखोगे ना, 4 बार क्रॉस चेक कर लेना कि SM पर SM का आंसर है या नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को पता है, मैंने खुद ने अपने EIS की शीट पर एक SM का आंसर लिखने के बाद उस आंसर को काटा था, ऊपर चेक करा था, और फिर मैंने दूसरी शीट उठा के पेपर करना शुरू किया। अगर यही गलती ना मैं आधा SM का पेपर करने के बाद करती ना, तो बता रही हूँ पेपर चाहे कितने भी अच्छे से आता हो, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं बचा, अब करूं क्या। और पेपर कुछ भी आता हो, दिमाग काम करना वहीं खत्म। तो इसलिए पहले ही इस चीज को चेक करना, फिर आंसर लिखना शुरू करना। तुम चाहे कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन उस 3 घंटे में दिमाग कितना चलने वाला है, सब उसी पर है। क्लियर? बिना गलतियां करे तो हम भी यहां नहीं बैठे। चलो, डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर का 3 पार्ट है, A, B और C में। रीजन है इसके पीछे डिवीजन का, क्योंकि मोस्टली का पेपर का ट्रेंड देखा जाए तो जो एक पार्ट पोर्शन है, इसको मैंने A पोर्शन बोला है, उसमें से मैंने क्वेश्चंस आज तक में ज्यादा पिक होते हुए देखे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि चैप्टर छोड़ जाते हैं। पर अगर तुम उसका A या B सेक्शन भी अच्छे से करके चले जाओ, क्या पता किस्मत अच्छी निकल जाए। वैसे तो SM में हमें सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, यू डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि EIS में तुम्हें दिक्कत होने वाली है। तो फिर A पोर्शन को तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेके चलना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आज तक में ज्यादा पिक हुए हैं। फिर B अपना थोड़ा थोड़ा मीडियम सॉर्ट ऑफ है, और C में से आज तक में से 1 या 2 बार ही कोई क्वेश्चन उठकर आया है, अगर आया है तो। ठीक है, तो हम ABC के सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ABC का सीक्वेंस देखा जाए तो हमारा चैप्टर थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पहले बिल्कुल लास्ट का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बीच का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर बिल्कुल स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चैप्टर के ऊपर, इस तरीके से पढ़ने से भी। क्लियर है? हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो चीज देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेटेजीज बनाना सीखेंगे डायनामिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। जब मैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोल रही हूं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जिस इंडस्ट्री में तुम्हारे बहुत सारे कौन है, कॉम्पिटिटर्स हैं, और उन कॉम्पिटिटर्स के बीच में सरवाइव करते हुए किस तरीके से तुम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को फ्रेम कर रहे हो। क्लियर है बात? तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। क्लियर? कई बच्चों को एडवाइस करती हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मतलब पूरा का पूरा 90 पेज का फोटोकॉपी निकालने का कोई फायदा नहीं है, तो 2 या 3 चैप्टर्स की एटलीस्ट निकलवा लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो तुम लोग सीधा सीधा फोन से या फिर बिना किसी चीज को नोट डाउन करे कैसे याद कर रहे हो, या मजे मजे में चीजें ले रहे हो, तो वो बात अलग है, क्योंकि मजे मजे में सिलेबस निकलता जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 31 पे। इसका नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस। कौन बताएगा पोर्टफोलियो क्या होता है? ओके, फंड्स को कैलकुलेट करना। और किसी के कोई राय?
नींद आनी शुरू होने वाली है या आ चुकी है, खत्म हो चुकी है? लास्ट बेंच तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या स्टेटस है तुम्हारी नींद का? अंगड़ाइयाँ कैसे ले रहे हो क्लास में? तो 3.5 घंटे की लगभग की क्लास में भी तुम्हें अंगड़ाइयाँ लेने का टाइम मिल जाता है यहाँ पे। तुम वही हो जो फर्स्ट क्लास में भी उबासियां ले रहे थे। भाई तू तो पानी की बोतल पास में रखा कर अपना, पानी पीने के लिए नहीं, अपनी आंखों पे मारने के लिए। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को धोया कर पानी से। है पेज नंबर बताओ भाई नोट्स में। 15 53 में तो आधा सिलेबस निकल जाएगा। हाँ जी भाई, पोर्टफोलियो के लिए सिंपल सा वर्ड बोला जाए तो इट इज नोन एज कलेक्शन। हम लोग किसका एनालिसिस कर रहे हैं? हम लोग कलेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। किसका? अब ये चीज कब अप्लाई होगी? पोर्टफोलियो एनालिसिस तब अप्लाई होता है जब एक कंपनी जो है मल्टीपल सेक्टर्स में, मतलब सॉरी मल्टीपल डिविजन्स में काम कर रही हो, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही हो। क्लियर है? जैसे एमसीसी का भी तुम मुझे पोर्टफोलियो बता सकते हो? इलेवेंथ ट्वेल्थ सीए, सीएस भी पढ़ा रहे हैं हम लोग? नहीं पढ़ा रहे। सीए में कराते हैं हम। अब बंद कर दिया, कब करा रहे थे? अच्छा, मेरे को 3 साल हो गए, मैंने तो नहीं देखा सीएमए के बच्चे यहाँ पे। चलो करा रहे होंगे, या तो मेरे नॉलेज के बाहर होगा। मैं तो आती हूँ और चली जाती हूँ। हाँ मुझे नहीं बता रहे, तो सही कह रहे हैं। चलो हो सकता है कि मेरा नॉलेज से बाहर हो, क्योंकि मैं तो आती हूँ और आके फटाफट भाग जाती हूँ यहाँ से। पूछती हूँ कुछ महीनों बाद। तो तुम लोग बोलोगे मैम रात को भी यहीं सो जाएं, बोरिए बिस्तर लगवा दो हमारे यहीं पे। पीजी वाले बच्चों को अलग रोना होगा। सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे के बाद मिलता है, आप लोग 7 बजे क्लास रख देते हो। दोपहर का खाना वैसे ही वो हमें पैक करके नहीं देते, वो बोलते हैं पीजी में आकर खाओ, हम डिलीवर नहीं करवाएंगे। अच्छे दोस्त बना लेना पीजी वालों, पहले ही बता रही हूँ, अगर खाने को लेकर सरवाइव करवाना है, जो जयपुर में रहते हैं, ताकि वो तुम्हारे लिए एटलीस्ट एक्स्ट्रा चपाती, एक्स्ट्रा सब्जी या एक आधा एक्स्ट्रा टिफिन लेकर आ सके। क्योंकि मैंने यही देखा है, वो दूसरों के खानों पे ही सरवाइव कर रहे होते हैं। पैरा इसे पैरासाइट्स नहीं कहते, इसे दोस्ती निभाना कहते हैं। तुम कहा जयपुर के हो, ये नहीं लाएगा टिफिन, ठीक है ना? सोचना भी मत कि मेरा भी मत दिया करो। ये जो GI 5 वगैरह, यू वोंट बिलीव, दे यूज्ड टू गेट मिनी टिफिन, स्नैक्स टिफिन, एवरीथिंग। कोई पीनट्स लेकर आता है, कोई कुछ, मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चकना सारे लेकर आते हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और वो मतलब मैं 5 बजे क्लास लेती थी, वहां पे कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी का स्नैक्स उनके पास निकलता ही निकलता था 5 बजे। बट ऑब्वियस बच्चे सुबह 7 बजे के आए हुए, 5 बजे तुम क्या चाहते हो, बिना खाए बैठे रहे क्या? अभी सिर्फ 3.5 घंटे की क्लास में तुम्हें ब्रेक भी चाहिए, शुक्र मनाओ मिल रहा होगा। हाँ तो ब्रेक तो 10-20 मिनट का ही होता है, वो 10 मिनट यहाँ से लो, 10 मिनट वहां से लो। इससे मतलब मैं बताऊं, इट्स अ बहुत सिंपल थिंग है। किसने कहा सबको अपना अपना टिफिन खाना है? इट्स जस्ट 2 लोगों का टिफिन खोला, जो पूरा ग्रुप है फटाफट से खाया उस टिफिन को, फिर 2-3 लोगों का टिफिन खोला, मतलब हर 2-2 ढाई घंटे के गैप से कुछ कुछ टिफिन को खाते रहो। सारा एक साथ खाने से थोड़ी पूरा दिन निकलेगा, थोड़ा मैनेजमेंट के साथ काम करो ना। अपने आप दोस्ती हो जाएगी, जब भूखे रहोगे ना अपने आप हो जाएगी।
फर्स्ट क्लास थी तुम्हारी भागेश सर की? तो तुम मैथ्स कर, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम करो हमारे। पढ़ाई समझ में आ रही थी ना, बस फिर। पता नहीं भाई, मैंने तो सुना ही इज डैम गुड टीचर, जहां तक मैंने सुना है। हाँ मुझे पता है। चलो पोर्टफोलियो एनालिसिस पे आ जाओ। पोर्टफोलियो का मतलब था कलेक्शन। हम लोग कलेक्शन की बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। एचयूएल का एग्जांपल ले लेते हैं, एमसीसी को छोड़ो तुम लोग। अब एचयूएल का एग्जांपल लो, तो एचयूएल के अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस थे, जैसे कि क्लोजअप था, सर्फ एक्सेल था। अब बताओ क्या सर्फ एक्सेल के ऊपर और क्लोजअप के ऊपर सेम प्लानिंग लग सकती है? क्या क्लोजअप का एडवर्टाइजमेंट और सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट किसी भी एंगल से सेम हो सकता है? नहीं। तो इसे कहते हैं, जस्ट इमेजिन क्लोजअप के एडवर्टाइजमेंट में वो सर्फ से ब्रश कर रहे हो, तो दूर तो पास तो पता नहीं, लोग दूर भागेंगे 100 गुना, है ना? तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों को पोर्टफोलियो को पहले एनालाइज करना पड़ता है और फिर हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। क्योंकि जो 11th-12th पे तुम्हारी प्लानिंग थी स्टेट पढ़ाई करने की, वो प्लानिंग फाउंडेशन में शायद ही लगी होगी, और फाउंडेशन की प्लानिंग इंटर पे नहीं लगेगी और इंटर के फाइनल में नहीं लगेगी। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे चीजें चेंज होती जाती है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा, तुम्हें इंडिविजुअली हर सेक्टर की प्लानिंग भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो तुम पोर्टफोलियो को समझो। अब मुझे बताओ, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस में यूज होगा? क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस में तो तुम वैसे भी सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहे हो, कलेक्शन तो है नहीं, तो अंडरस्टैंड कैसे करोगे? घुमा फिरा के प्रोडक्ट तो एक ही है हमारे पास में। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिस टूल के थ्रू आप लोग कर क्या रहे हो, जिस टूल के थ्रू तुम लोग हर एक प्रोडक्ट की पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो और फिर उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्लानिंग करते हो, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हो। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पे अपने पास तीसरे पैराग्राफ में डेफिनेशन दे रखी है छोटी सी। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस एक छोटी सी डेफिनेशन है जहां पे क्या बोला हुआ, इट कैन बी डिफाइंड एज टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो तुम्हें क्या हेल्प कर रही है, जो एक स्ट्रेटेजिस्ट की हेल्प करे। स्ट्रेटेजिस्ट कौन? जो क्या बनाता है, स्ट्रेटेजीज। ये एक स्ट्रेटेजिस्ट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। किसके अंदर? एक फर्म के पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे स्ट्रेटेजिस्ट ने डिसीजन लिया क्लोजअप के एडवर्टाइजमेंट के लिए, सर्फ एक्सेल के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है स्ट्रेटेजिस्ट की डिसीजन लेने के लिए विद रिगार्ड टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मैगी और किसान सॉस को आपस में कंपटीशन करना है ना, मैगी की सॉस और किसान सॉस, दोनों के नाम सुने हैं ना, दोनों में कंपटीशन अलग अलग फीचर्स पे है। जो हमारा कस्टमर प्राइस को लेके इंपॉर्टेंस समझता है वो प्राइस, और जिसको टेस्ट चाहिए वो टेस्ट, तो दोनों ही बेसिस पे उन्हें तो आपस में कंपटीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस। हमने क्या कहा था, ये सिंगल बिजनेस लाइन में यूज होने वाली चीज कहाँ यूज होगी, मल्टी बिजनेस लाइन में यूज होगी। डेफिनेशन पल्ले पड़ी तो हमने क्या बोला, पहला पॉइंट, इट इज अ सेट ऑफ, क्या है ये, सेट ऑफ टेक्निक, जो किसकी हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिस्ट की, क्या करने में, डिसीजन मेकिंग, किसके लिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए, किसके अंदर, फर्म के पोर्टफोलियो के अंदर। तो पहली लाइन को अगर ब्रेक किया जाए तो हमने क्या क्या शब्द उठा लिए यहां से, हमने पहला पॉइंट बोला सेट ऑफ टेक्निक्स, जो हेल्प कर रहा है किसकी, स्ट्रेटेजिस्ट की, क्या लेने में, डिसीजन, किसके रिगार्ड में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसके अंदर, एक बिजनेस के पोर्टफोलियो में।
इसको यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। किस लिए? इट इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, पहला एनालिसिस और दूसरा प्लानिंग। क्यों यूज कर रहे हैं इसको हम? एनालिसिस करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए। किस टाइप की कंपनी में? मल्टी और मल्टी बिजनेस फर्म्स में। डेफिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आए? तो हमने क्या बोला, डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज डिफाइंड एज सेट ऑफ टेक्निक्स जो हेल्प कर रहा है किसकी? स्ट्रेटेजिस्ट की। क्या लेने में? स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल इन अ फर्म्स पोर्टफोलियो। जहां पे हम किस लिए यूज कर रहे हैं इसको? इन अ मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस। क्लियर है? पक्का? अब देखो हमारे पास ना इसके 3 मॉडल्स दे रखे हैं। कितने मॉडल्स दे रखे हैं? 3 मॉडल्स। वी हैव 3 मॉडल्स। वो 3 मॉडल्स कौन से हैं? एक मॉडल है SBU, एक मॉडल है एक्सपीरियंस कर्व और एक मॉडल है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कितने मॉडल है हमारे पास? 3। पहला है SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरा एक्सपीरियंस कर्व और तीसरा है PLC का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कितने मॉडल है हमारे पास इसके? 3। पहला मॉडल कौन सा बोला है? SBU, दूसरा मॉडल है एक्सपीरियंस कर्व और तीसरा कौन सा? पहले हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर, पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कैसे? पेपर में क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंस कर्व? व्हाट डू यू मीन बाय PLC? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PLC। आज तक क्वेश्चन यही और ऐसे ही आया है, इस पे कभी कोई केस स्टडी उठकर नहीं आई और ना ही पोर्टफोलियो एनालिसिस के रेफरेंस में पूछा गया है। क्या पता तुमसे ऐसे बोल दे, इन द लाइट ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस एक्सप्लेन PLC, तब भी एक्सप्लेन क्या करना है? PLC ही करना है। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग समझने जा रहे हैं वो हम लोग समझने जा रहे हैं एक्सपीरियंस कर्व को। किसे समझ रहे हैं हम लोग? व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस क्या होता है? अब छोटी सी बात का एग्जांपल लेते हैं। जब तुम लोगों को मम्मी ने फर्स्ट टाइम फोन दिलाया तो तुम्हें चीजों को देख देख के प्रेस करना पड़ता था, और आज के टाइम पे मम्मी तुम्हें सामने से गालियां सुना रही होती है और तुम्हारे पॉकेट में फोन होता है, स्टिल तुम मैसेजेस टाइप कर लेते हो। एक्सपीरियंस, क्योंकि अब उस फोन पे इतना हाथ बैठ चुका है कि तुम आंखें बंद करके भी सही टाइप कर सकते हो। तुम्हें पता है कौन सा आइकन कहाँ पर है, ऐसे ऐसे किया, इस आइकन को यहाँ, इस आइकन को। लेकिन यही तुम अपने फ्रेंड का फोन यूज करके देख लो, तुम्हें चीजों को ढूंढना पड़ता है ना? अब अगर इसी बात को थोड़े पढ़ाई से कनेक्ट करा जाए तो तुम्हारे कैलकुलेटर्स, जब फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर्स पकड़ाए गए थे तो यू वर लाइक दैट प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से। लेकिन इसी कैलकुलेटर पर 1 महीने या 15-20 दिन में हाथ बहुत अच्छे से बैठ गया था कि यहाँ फिगर्स देख रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चलते लग गए। कई बच्चे तो उल्टे हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हो तो सीधे हाथ से लिख रहे होते हैं, वायरस जैसे, है ना? 3 इडियट्स देखा है कभी किसी ने? देखिए, हमारे बचपन में आई थी, तुम्हारा तो पता नहीं, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा वाला बचपन था ना। फिर मैं स्कूल में थी तो तुम पता नहीं कहाँ थे उस टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इस चीज को देखा तो हम लोगों ने कैसे समझा कि एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस हम टाइम के साथ गेन कर रहे थे। इट इज अ एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी कैसे गेन करी? टाइम के साथ। लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें स्विच कर दूं तुम्हारे फ्रेंड के लैप उसके साथ में कैल्सी, तो तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं सेम टाइप का कैल्सी अगली बार परचेज करें, होता है ना। और एग्जाम्स में तो वही कैल्सी लेके जाते हैं जिस कैल्सी पे हाथ बैठा हुआ होता है। बाय हुक और क्रुक नया कैल्सी तो नहीं लेके जाना, क्योंकि एग्जाम में फिर ढूंढते ही रह जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व यही कहता है विद द पीरियड ऑफ टाइम हमारा एफिशिएंसी लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है काम करते वक्त। अब ये चीज देखो हमारी प्लानिंग में कैसे काम आती है। हम लोग प्लान करते हैं, मान के चलो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ। कौन सी कंपनी में हूँ? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग लेबर को बुलाएंगे, ठीक है। तुम लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी नहीं है, लेकिन एक बात छोटी सी बता देती हूँ। कॉस्टिंग के अंदर हम जब भी लेबर को पैसे देते हैं ना, वेजेस, तो उसको हम हमेशा पर आर बेसिस पे देते हैं, घंटे के बेसिस पे दिहाड़ी मिलती है। कभी तुम्हें पता हो तो लेबर को क्या मिलता है? हमेशा पर आर बेसिस पर पैसे मिलते हैं। रीजन है, उस बात को भी देखेंगे। मान के चलो मैंने नया नया लेबर अपॉइंट किया,
डे 1 है लेबर का, ठीक है। एक दिन के अंदर मैं उसे 6 रुपए पर घंटे के हिसाब से लेकर आई हूं। एक दिन के अंदर लेबर ने 1 घंटे के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनाया है। कितने प्रोडक्ट बनाए? तो एक यूनिट का कितना हुआ? 6 रुपए। 1 घंटे में एक ही प्रोडक्ट बनाया तो एक यूनिट बनाने का कितने रुपए लगे? बेसिक कैलकुलेशन, कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है ना। ऐसे 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 लेबर अपना चलता रहा। अब आ गया डे 30। अब यही लेबर 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि मशीन के ऊपर एफिशिएंसी आ गई ना धीरे धीरे। लेकिन अब भी मैं रुपए तो उसको 6 ही दे रही हूं, पर यूनिट कॉस्ट कितना बैठा? 2 रुपया। कितने? ये रीजन है कि हम लेबर को कभी भी यूनिट बेसिस पे नहीं देते, वरना लेबर जितना पुराना होता जाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ, जैसे जैसे लेबर में एफिशिएंसी आती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। बात पल्ले पड़ी? तो हमने बोला एक्सपीरियंस कर्व का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड जाता जाता है एफिशिएंसी गेन होती जाती है। एफिशिएंसी गेन होती जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेशन इन प्रोडक्शन आएगा, और जब एक्यूमुलेशन इन प्रोडक्शन आएगा तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होती जाएगी। अब कभी तुमने सोचा होगा डी मार्ट में तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है लेकिन छोटे मोटे ग्रोसरी शॉप से किराने की दुकान पे नहीं मिलता। क्यों? कि डी मार्ट परचेजेस इन बल्क, और बल्क में हमेशा पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए वो सामान अपना सस्ते में दे देता है। लेकिन वहीं अगर तुम कहीं और खरीदो तो वहां पे चीजें सस्ती। जो बच्चे फाउंडेशन में पीजी रह के डी मार्ट तो जाए आए होंगे, ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर के पास में भुजिया नमकीन खरीदने, बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसे शक्लें देख लो जैसे कि हम कभी गए ही नहीं। कोई बात नहीं, हाँ जाएंगे कभी नहीं, लिटरली यू शुड गो। पापा ले आते हैं घर से, कोई बात नहीं। अब सुनो आगे की बात। अगर लार्ज फर्म है और एक स्मॉल फर्म है, ठीक है, लार्ज फर्म 10,000 यूनिट्स बना रही है, स्मॉल फर्म खाली 1,000 यूनिट बना रही है, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा किसकी कम होगी? डिनोमिनेटर किसका बड़ा होगा? इसने बनाए कितना यूनिट? 10,000। इसने बनाई कितना यूनिट? रॉ मटेरियल के पैसे तो दोनों को सेम ही पड़ रहे होंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट कहाँ कम पड़ेगी हमें? तो हमेशा एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट कौन से टाइप की कंपनीज को मिलता है? लार्ज यूनिट्स को मिलता है, ना कि किसको? स्मॉल यूनिट। हम लोग 3 बातें कर चुके हैं अभी तक में। पहली बात जो मैंने इसमें समझी थी वो ये समझी थी कि एफिशिएंसी गेन इंक्रीज होती है विद टाइम। दूसरी बात मैंने समझी जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, और तीसरी बात मैंने समझी कि फायदा किसको मिलेगा? लार्ज फर्म्स को, ना कि किसको मिलेगा? चौथी बात मैंने इसमें समझी कि इसके कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है लर्निंग स्किल्स। एक लेबर कितनी जल्दी सीख रहा है। मैं एक लेबर को लेकर आई, वो पहले दिन भी 1 घंटे में एक ही प्रोडक्ट बना रहा था, 30th डे भी वो 1 घंटे में एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। बहुत ही नालायक किस्म का लेबर है, तो तुमसे कितना भी सिखाने की कोशिश करो वो नहीं सीख रहा। तो ऐसो पर एक्सपीरियंस का धीरे धीरे काम करेगा। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया? लर्निंग स्किल्स। कई लोग एक बारी में सीख जाते हैं और कई लोगों को सीखने में क्या लगता है? टाइम। तो लर्निंग स्किल्स बहुत बड़ा फैक्टर आ जाएगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी। जैसे अभी मैंने बात करी थी कि तुम्हारा कैलकुलेटर अगर हर कुछ दिन में चेंज होता जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे अगर टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू आ गया और टेक्नोलॉजी तुम्हें बदलनी पड़ गई तो फिर से लेबर का एफिशिएंसी गेन करनी पड़ेगी नई टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि लेबर को नई मशीन पे हाथ बिठाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? फिर तीसरी चीज है प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना। आज तक तुम जो प्रोडक्ट बना रहे थे वही प्रोडक्ट तुम्हारा चेंज हो गया। समझ में आई बात? अब तुम्हें वही बॉक्सेस नहीं बनाने, अब तुम्हें बॉक्सेस अलग तरीके के बॉक्सेस बनाने हैं, तो टाइम लगता है ना उस अलग तरीके की चीज को बनाना और सीखने के अंदर। क्लियर है?
और तीसरा तुम्हारा पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चौथा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर ज्यादा बनाओगे तभी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, और अगर कम बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट पे इतना फर्क। तो हमने अभी तक में 4 पॉइंट्स डिस्कस करे। पहला पॉइंट, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट के कम होने का ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? लार्ज फर्म को एज कंपेयर टू द स्मॉल फर्म्स। 4 फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर लर्निंग स्किल्स, दूसरा फैक्टर टेक्नोलॉजी में चेंजेस, तीसरा फैक्टर प्रोडक्ट रीडिजाइन, और चौथा फैक्टर। क्लियर है बात? पक्का? फिर इसका एक छोटा सा बनाया हुआ है डायग्राम बुक में। अच्छा, म्यूट नहीं थे क्या सारे ये लो? हाँ, मूवीज तो सभी देखते हैं। मैम नोट्स शेयर, अरे यार ये लोग नोट्स शेयर नहीं किया क्या अभी तक? मैं आज फिर से बात करती हूँ, नोट्स कब शेयर हो रहा है। आज हम लोग पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक्सपीरियंस कर्व, सॉरी एक्सपीरियंस कर्व एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पोर्टफोलियो अप्रोच का है। सिंपल सी पहली लाइन लिखी है, कॉन्सेप्ट इज एकिन। एकिन वर्ड का मतलब होता है सिमिलर, मतलब इसका दूसरा नाम दे रखा है, उसका दूसरा नाम है लर्निंग कर्व। सीख सीख के तजुर्बा, इसलिए दूसरा नाम क्या है इसका? लर्निंग कर्व, जो एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को, कि एफिशिएंसी तुम्हारी इंक्रीज होगी कैसे? थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। बार बार किसी काम को करने से एफिशिएंसी क्या होती है? तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। तो पहली लाइन क्या है? एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, एक्सपीरियंस कर्व इज कॉमनली बेस्ड ऑन फिनोमिनन दैट पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन। क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन जैसे ही एज एक्यूमुलेटिंग द एक्सपीरियंस। कौन से टर्म्स में? इन टर्म्स ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के वॉल्यूम में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? इम्प्लीकेशन क्या है कि लार्ज फर्म टेंड टू हैव लोअर यूनिट कॉस्ट कंपेयर टू स्मॉलर कंपनी, और इन्हीं को फायदा मिलेगा। लार्ज फर्म्स के पास में क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू स्मॉलर फर्म्स। ये मेरी कौन सी लाइन हो गई? तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट को फिर से हमने क्या बोला? पहला पॉइंट बोलता है एफिशिएंसी गेन्स थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। एक ही काम को बार बार करने से एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज। एफिशिएंसी गेन इंक्रीजेस थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज एक्यूमुलेट्स द एक्सपीरियंसेस। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लार्ज फर्म टेंड्स टू हैव लोअर पर यूनिट कॉस्ट इन कंपैरिजन टू स्मॉलर फर्म्स। अब आगे बहुत सारे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर लर्निंग इफेक्ट्स, कितनी जल्दी सीख रहे हो। दूसरा फैक्टर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तीसरा फैक्टर है प्रोडक्ट में रीडिजाइन, और चौथा है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट। ये तीनों पॉइंट सेम वही लिखे हैं जो ऊपर बोले हुए थे। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, यही आपको एडवांटेज देता है क्योंकि एक्सपीरियंस इफेक्ट आता है। अब देखो फिर से पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला था? लर्निंग कर्व। दूसरा नाम क्या है इसका? लर्निंग कर्व, जिसने क्या एक्सप्लेन किया? एफिशिएंसी इंक्रीजेस थ्रू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। सेकेंड पॉइंट क्या बोला इसमें? पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होगी जैसे जैसे फर्म एक्यूमुलेट करेगा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपीरियंस किसके टर्म्स में मिल रहा था? प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के टर्म्स में, क्योंकि हमने एग्जांपल किया था ना, प्रोडक्शन बढ़ रही थी एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, तो एक्सपीरियंस प्रोडक्शन के टर्म्स में क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? लार्जर फर्म को। किसके कंपैरिजन में? स्मॉलर फर्म्स के कंपैरिजन में। 4 फैक्टर्स कौन से हैं?
अब देखो, तुम्हें एक ग्राफ याद दिलाती हूँ, वो ग्राफ था एएफसी का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलता था पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होते जाएगी, बट इट विल नेवर टचेस वाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, क्योंकि कॉस्ट कम होगी पर डिक्लाइन जीरो कभी भी। ये भी सेम बात कह रहा है कि कॉस्ट कम तो होगी पर जीरो कभी भी नहीं होगी। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, नोट्स में ग्राफ नहीं है क्योंकि ग्राफ मुझसे बन नहीं रहा था, टाइप तो हो गया था। बाकी चीजें कॉमन सेंस, सही कहे, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। नाम क्या है तुम्हारा? मृदुल। एक्सपीरियंस कर्व के टॉपिक के पास ही बना लेना छोटा सा ग्राफ। कहाँ आगे पीछे ढूंढ रहे हो, बहुत जगह है उस पेज पर में। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते थे क्या मैथ्स में? क्यूमुलेट इकट्ठा, वो प्लस करते रहते थे, ऊपर वाले के ना नीचे वाला प्लस क्या नहीं। हाँ। याद करो मैथ्स थोड़ी बचपन के, जो भी था। अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी भूलो मत। अब बता, यही तो दिक्कत है। आप लोग कहते पुराने वाला मत भूलो, आप लोग कहते ये भी दिमाग में डालो। दिमाग में डाले क्या क्या, है ना? चलो। हाँ हाँ, क्लियर है। इस छोटे से पैराग्राफ में इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, एक बार इनको रीड करना। बेनिफिट्स ऊपर वाले पॉइंट से ही बनकर आए हुए हैं। फिर अपना अगला दो टॉपिक है पीएलसी का और एक टॉपिक है एसबीयू का। एसबीयू और पीएलसी के टॉपिक को कल की क्लास में देखेंगे। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? रैंडमली किसी से नाम याद हो जाए।